हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज प्रतीक्षा आचार्य। अगर आप सी टेट या किसी भी एस टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। और सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है। अगर आप सी टेट और अपने स्टेट टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस दी जाएंगी। आपके जो कोर्स हैं, आपके जो सब्जेक्ट हैं, वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। डेली लाइव क्लासेस होंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल को। और आप सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल अगर लेते हैं और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड, तो उसमें अगर आप लिखते हैं प्रतीक्षा, ठीक है, जो मेरा नाम है, मेरा यूज़र नेम है प्रतीक्षा, PRATIKSHA, तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलने वाला है आपके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में। तो अगर आप 10% का डिस्काउंट और चाहते हैं तो प्रतीक्षा रेफरल कोड को ज़रूर यूज़ करें। और सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कब कब वो कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे, कब कब क्लासेस ली जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। वहाँ पर जाकर उस लिंक को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है सी टेट 2019 और टेट के लिए, वो है सामाजिक अध्ययन की। और ये जो क्लासेस है वो मैं लूँगी डेली। डेली आपको इससे संबंधित एक वीडियो मिलेगा जो कि अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की जो बुक है उससे मिलने वाला है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे। सारी बुक हम पढ़ने वाले हैं जिससे कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए इस बुक के माध्यम से। तो काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे अच्छी लगी, आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं अगर ले सकते हैं तो आपको यहाँ से सभी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मैं एक बार आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ कैसी है बुक, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज क्योंकि पहली क्लास है तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस बुक में से अपनी जो स्टडी है वो कर रहे हैं, आप तक नोट्स पहुंचा रहे हैं। तो ये है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की सामाजिक अध्ययन की बुक, और पेपर 2 के लिए है। अगर आप 6 to 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपको पेपर 2 में अप्लाई करना होता है। चाहे आप सी टेट में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप अपने स्टेट के टेट में अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आपसे सभी इम्पॉर्टेंट जो सामाजिक अध्ययन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। और आगे जान लेते हैं। तो एक बार हम विषय सूची देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बुक के द्वारा बनाए गए नोट्स का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार विषय सूची देख लेते हैं कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है विषय सूची अग्रवाल एग्जाम कार्ड के सामाजिक अध्ययन की। तो ये देख सकते हैं, यूनिट ए है प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम इसमें इतिहास के स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में। यूनिट बी है यहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, धार्मिक आंदोलन, और आप देख सकते हैं जो भी टॉपिक इनमें दिए हुए हैं, सभी टॉपिक जो भी क्वेश्चन आते हैं बन के आपके पेपर 2 में, सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करवाए हैं इस बुक में। आधुनिक भारत है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1857 का विद्रोह। तो काफ़ी कुछ दे रखा है इस बुक में, इसीलिए मैंने इस बुक को चुना है जिसके द्वारा मैं आपके सीटेट के कम से कम सामाजिक अध्ययन की तैयारी करवा सकूं। तो आप देखेंगे ये था हिस्ट्री का, और आगे हम सामाजिक अध्ययन में, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, आता है भूगोल का नंबर भी। तो भूगोल है सामाजिक अध्ययन एक विज्ञान के रूप में। ग्रह के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी है। स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, भारत का संक्षिप्त भौगोलिक अध्ययन है, कृषि उद्योग तथा खनिज है। और आप अगर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कीजिए। और अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक एक चैप्टर डेली हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो हम आगे बात करें, क्योंकि अभी ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें विषय सूची हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको बता रही हूँ।
इसमें विज्ञान का जो पारिस्थितिकी है वो भी आता है। तो आप क्वेश्चन अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर के, तो आपने देखा होगा तो सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी तक ही सीमित नहीं रहता पेपर 2। इसमें साइंस भी होता है, पॉलिटी भी होता है, ठीक है, और बहुत सारे सामाजिक मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी भी होता है, टीचिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो अलग अलग टॉपिक में से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, और अगर आपने सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं, क्लियर पढ़े हैं, तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर आ सकते हो। और इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करवाया हुआ है, तो इसीलिए मुझे ये बुक अच्छी लगी और मैं इसीलिए यहाँ से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑनलाइन स्टडी बाइट्स चैनल का नाम है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे हैं आज सबसे पहले चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास, इतिहास के स्रोत की कब, कहाँ और कैसे। तो ये है फर्स्ट चैप्टर प्राचीन भारत का इतिहास का कब, कहाँ और कैसे। तो हमें जानकारी इतिहास की मिलती है प्रामाणिक स्रोतों से, और प्रामाणिक स्रोतों में कौन कौन से आते हैं? धर्म ग्रंथ आते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, विदेशियों का विवरण आता है, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताती है कि हमारे इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। वेदों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ की बात हो रही है, तो हमारे प्राचीन इतिहास में के बारे में हमें वेदों से ही पता चला है, तो इसीलिए इसको भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास को इसका संकलनकर्ता माना जाता है, ये आप ध्यान रखिए। 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं, चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पहले जिस ग्रंथ की रचना हुई वह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। तो वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर रही हूँ जो आप ध्यान रखने हैं आपको। और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो जो टॉपिक, जो जो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, जिसको अंडरलाइन किया जा रहा है, आप उनको लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको साथ ही साथ याद होते चलेंगे और बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कॉपी में आपको लिखा होगा तो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उन्हें होत्र कहते हैं। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन मैचिंग में आ जाते हैं कि ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो मैचिंग में आ जाता है, इसलिए आपको कभी कभी ध्यान रखना है। और वैसे भी आ सकता है, ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं, और इस वेद से आर्य राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित, तो ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की गई, ये भी आप ध्यान रखें, विश्वामित्र के द्वारा। तो दूसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद में अगर क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से हमें मिलता है, तो ऋग्वेद आएगा। और मंडल की पूछा जाता है तो दूसरा मंडल आएगा। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वामन अवतार की बात करें, जो विष्णु का वामन अवतार था, अगर आपने सुना हो कि उन्होंने 3 पगों में पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था, ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें ऋग्वेद से ही पता चलता है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल की। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। तो 10वां मंडल जो बाद में जुड़ा था ऋग्वेद का नया मंडल भी कहते हैं 10वें मंडल को। और
इसमें पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति, वर्ण जो होते हैं वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। ठीक है, वर्ण कौन कौन से, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, तो ये जो वर्ण थे उसका उल्लेख किसमें हुआ है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्षत्रिय, तो ये वर्णों का उल्लेख होने के बाद अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है। यजुर्वेद में क्या चीज़ है, अगर आपसे पूछा जाए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में दिया है, तो आंसर आपका होगा यजुर्वेद। तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं यजुर्वेद में क्या है, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, अधर्यु। पाठकर्ता यानी कि जो इस यजुर्वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, अधर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है और इसके पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सामवेद की ओर। तो यह सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और ये गाया जाता है। इसमें इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को, और इसके पाठकर्ता को उद्गात्र कहते हैं क्योंकि ये गाया जाता है। उद्गात्र नाम से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है कि सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा, उद्गात्र, क्योंकि इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसमें कुछ मंत्रों को छोड़कर सभी वही मंत्र हैं जो ऋग्वेद में भी संकलित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा की गई है, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। इससे आर्यों तथा अनार्यों के मिलन का प्रमाण प्राप्त होता है और इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, अन्य कई अंधविश्वास का वर्णन है। इसमें रोग तथा औषधियों का भी विशेष वर्णन है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है और इससे उत्तर वैदिक काल की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अन्य ग्रंथ की ओर। और कौन कौन से ग्रंथ थे, एक तो वेद थे जिनसे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कौन कौन से ग्रंथ थे, तो अरण्यक ग्रंथों को वनों में पढ़ा जाता था, तो अरण्यक ग्रंथ थे और इन्हें वनों में पढ़ा जाता था क्योंकि अरण्य को हिंदी में वन ही कहते हैं, जंगल ही कहते हैं। अरण्य ग्रंथों को वनों में पढ़ा जाता था, इसीलिए इनको अरण्य ग्रंथ कहा गया। अरण्यकों की जो संख्या है, ठीक है, अरण्यकों में ज्ञान मार्ग की विचारधारा का बीजारोपण होता है और जिनका विकास उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो अरण्यकों की जो संख्या है वो 7 है। प्रमुख अरण्यक ग्रंथ 7 हैं। पहला है ऐत्रेय अरण्यक, दूसरा है शंखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यान्दिन, बृहदारण्यक, तलवकार। तो ये 7 जो प्रमुख अरण्य ग्रंथ हैं, ध्यान रख सकते हैं। और उपनिषद के बारे में, उपनिषदों से भी हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है क्योंकि उपनिषद जो है उसका जो अर्थ होता है वह होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद, गुरु के समीप बैठने को ही उपनिषद कहा जाता है। उप समीप निषद बैठना, ठीक है, उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। तो उपनिषदों का मुख्य विषय परम ब्रह्मा की प्रतिष्ठा स्थापित करना है। 12 उपनिषद माने गए हैं, 12 उपनिषद माने गए हैं। ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, एते, तेते, श्वेता, स्वर, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौष्टिकी। तो ये 12 उपनिषद माने गए हैं जो सत्यमेव जयते है। कुछ ना कुछ हमने अपने उपनिषदों से भी लिया है। तो सत्यमेव जयते, आपने नाम सुना है, सत्यमेव जयते, अशोक की ललाट पर भी लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है,
मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या लिया है? सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद के अनुसार 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये 6 वेदांग होते हैं मुंडकोपनिषद के अनुसार। उपनिषद एक व्यक्ति और एक काल की रचना नहीं है। गार्गी और मैत्रेय जैसे विदुषी महिलाओं ने उपनिषदों के निर्माण में योगदान दिया है। तो गार्गी का और मैत्रेय का नाम बहुत फेमस है प्राचीन इतिहासकारों में, प्राचीन ऋषियों में, और महिला होते हुए भी इन्होंने अपना नाम उस टाइम पर फेमस किया। तो गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषी महिलाओं ने उपनिषदों के निर्माण में योगदान दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। तो पुराणों की संख्या को पूछी जाती है कितने पुराण हैं, तो तब आपका आंसर होगा 18। तो 18 पुराणों की संख्या है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो ये थी जानकारी ऐतिहासिक और धर्म ग्रंथ की। और इसके बाद हम पुराण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पुराणों से क्या क्या पता चला है। पुराण साहित्य स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूरी सूचना दे दूं कि अनअकैडमी और ऑनलाइन स्टडी बाइट्स मिलकर आप लोगों की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर आप CTET और STET की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अनअकैडमी और ऑनलाइन स्टडी बाइट्स मिलकर एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिया गया है, तो बस आपको वह फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपके जब भी डाउट्स होंगे, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी CTET और TET के विषय में जानकारी प्राप्त करने की, नोट्स की, तो हमारी तरफ से हम हमेशा हाजिर रहेंगे। तो क्या है वो फॉर्म, एक बार देख लेते हैं और कैसे फिल करना है उस फॉर्म को। तो ये वो फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। योर नेम ऑप्शन आपको दिया है, यहाँ आपको नेम लिखना है, अपना ईमेल ID लिखना है, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं। और आप बेफिक्र रहिए, आपके पास कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद आपके पास कोई भी स्पैम कॉल नहीं आएगी। और आर यू प्लानिंग फॉर टू टेक अप CTET 2019, आप CTET में एग्ज़ाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यस और नो में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आर यू प्लानिंग टू टेक अप एनी अदर एग्ज़ाम दिस ईयर, इफ़ यस प्लीज़ स्पेसिफाई विच एग्ज़ाम। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं, वहाँ पर आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। व्हाट आर योर क्वेरीज अबाउट अनअकैडमी प्लस फॉर TET। अगर आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में नहीं पता है तो आप ऊपर दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको CTET और STET की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और ये जो फॉर्म आपने किस चैनल के माध्यम से भरा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर आप लिखने वाले हैं ऑनलाइन स्टडी बाइट्स, ठीक है। यहाँ पर आप ऑनलाइन स्टडी बाइट्स लिखने वाले हैं।
पुराण साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। ठीक है, पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। प्राचीन भारत के धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि का वर्णन है। मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराण प्राचीन पुराण है। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। पुराणों की संख्या अक्सर पूछी जाती है कि कितनी है, तो 18 है, ये आपको ध्यान रखनी है। और पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है। पुराणों के 5 तत्व सृष्टि, प्रतिसर्ग, मनवंतर, दैववंश, राजवंशों के क्रमिक इतिहास हैं। दर्शन, उसके बाद दर्शनों से भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें षड दर्शन कहा जाता है क्योंकि ये 6 हैं। और पहला है न्याय। तो न्याय जो है वह किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? वो है गौतम ऋषि। दूसरा है वैशेषिक, जिन्हें कणाद के ऋषि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सांख्य, जिन्हें कपिल ऋषि के द्वारा, योग पतंजलि ऋषि के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये 6 दर्शन है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 6 दर्शनों की किस किसने उल्लेख किया है? जै- जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ध्यान रखिए। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवत सूत्रों में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, और इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर क्वेश्चन आए सीटेट में, इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बच्चा एक पुस्तक को पढ़ रहा है और उसमें मौर्य काल के बारे में दिया हुआ है, तो वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा? तो आप सीधे सीधे कौन सा आंसर लिखेंगे? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ के द्वारा किया गया है। कलहड़ की एक पुस्तक है राजतरंगिणी, कलहड़ के द्वारा लिखित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। और इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़ रहा है, तो वह कौन सी पुस्तक होगी? राजतरंगिणी, जो कि कलहड़ के द्वारा लिखी गई है। अरब के सिंध विजय का वृतांत चचनामा। चचनामा अरबों की सिंध विजय का वृतांत लिखा है चचनामा में, और इसके जो लेखक हैं वो हैं अली अहमद। ठीक है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? क्वेश्चन कई बार आया है। आंसर होगा अष्टाध्यायी। और इसके लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि इसके लेखक हैं। और अष्टाध्यायी, तो पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका भी लिखा है। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपका पूरा सोशल स्टडी तैयार कराना है इस बुक के माध्यम से, और आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।